आप ये देखें कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस वक़्त हम ये सिविल वॉर के शिकार, उसके अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफरेंशियल बढ़ा लिया, माशी डिफरेंशियल, उन्होंने अपना माशी डिफरेंशियल बढ़ा लिया और काफ़ी आगे चले गए और उन्होंने जो है वहाँ पर बिज़नेस अट्रैक्ट किए, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो है कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का ऑफिस इस वक़्त इंडिया में नहीं है। बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। 74 सालों में आपने कुछ भी इजाद करके नहीं दिया, आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भारत ने जैसे पिछले 74 सालों में आर्थिक तरक्की किया है, लोकतंत्र को अपनाया है, लगता है कि यह बात अब पाकिस्तान के लोगों को खटकने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान अलग होकर भारत से न तो अभी तक आर्थिक तरक्की के राह पर ही पूरी तरह चल पाया है और न ही लोकतंत्र को ही अपना पाया है। इसी जलन को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। आप ये देखें कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस वक़्त हम ये सिविल वॉर के शिकार थे, हमारे शाहराहों के ऊपर, हमारी मसाजिद के अंदर, हमारी हर बाज़ार में जो है धमाके हो रहे थे, लोग मर रहे थे। उस ज़माने में हमारा जो माशी नुकसान हुआ, हम कितने पीछे रह गए। हर मुल्क यानी यूरोप से लेके अमेरिका, हर मुल्क की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी उन्होंने ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर दी कि जी पाकिस्तान ना ट्रैवल करें। मतलब आपके यहाँ का टूरिज़्म तबाह बर्बाद हो गया। लोगों ने आना छोड़ दिया, शॉपिंग करने आते थे लोग, वो कम हो गए, फॉरेनर्स ने आना छोड़ दिया, आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई। आपके यहाँ के जो कराची के और पंजाब के जो बिज़नेसमैन थे, वो जाके मीटिंग्स करते थे बाहर के लोगों से दुबई के अंदर। और उस पूरे दौरानिये के अंदर इस पे एक स्टडी होनी चाहिए, उस पूरे 15-20 साल का जो अरसा है, उसके अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफरेंशियल बढ़ा लिया। यानी कि उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिफरेंशियल था उतना ज़्यादा नहीं था, माशी डिफरेंशियल, उन्होंने अपना माशी डिफरेंशियल बढ़ा लिया और काफ़ी आगे चले गए और उन्होंने जो है वहाँ पर बिज़नेस अट्रैक्ट किए, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो है कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का ऑफिस इस वक़्त इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने माशी तौर पे अपने आप को उन्होंने मजबूत किया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी, इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डेटा जारी की, पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। As per data released by State Bank of Pakistan, the exports dipped to $0.099 million from $1.035 million। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया dipped 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं, हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है,
हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी। हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। और उस कारगिल पे जो मैंने पेपर लिखा उसका उर्दू में नाम है कारगिल मार का या फंदा और अंग्रेजी में है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप। उसके एक लफ्ज़ की तरदीद ना ISPR ने की, ना परवेज़ मुशर्रफ ने की, ना उनके सेक्रेटरी ने, किसी ने नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की स्थिति शुरू से ही इतनी जर्जर थी। पाकिस्तान जब 1947 में बना और भारत से अलग हुआ, उस समय पाकिस्तान पर कोई भी कर्ज का बोझ नहीं था। 60 के दशक तक तो पाकिस्तान की GDP की विकास दर भी भारत से भी ज़्यादा थी। लोग पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे नज़रों से देखते थे। फिर शुरू हुआ जिहादी कार्यक्रम और यहीं से पाकिस्तान के पतन की कहानी भी शुरू हुई। सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में 1979 में आया तो उसको वहाँ से निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना। पाकिस्तान को चुनने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर जिहादियों की एक फौज बनाई और फिर उन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल कर दिया। इसके बदले में पाकिस्तान को बड़ी भारी मात्रा में आर्थिक मदद अमेरिका द्वारा मिलता था, लेकिन उस आर्थिक मदद में आधा से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के जनरलों और वहाँ के राजनीतिक नेताओं के पेट भरने का काम, उनके जेब में जाने का काम होने लगा। अब इसके साथ ही पाकिस्तान में जिहादी कल्चर अपने आप में भी विकसित होने लगा और वहाँ के नेताओं और वहाँ के जनरलों का पेट भरने लगा। लोग यह समझने लगे पाकिस्तान में जो नेता और जनरल्स थे कि यह स्थिति चलती रहेगी, अफगानिस्तान में जिहाद चलते रहेगा और फिर उनको अमेरिका से पैसा मिलते रहेगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने पाकिस्तान में अपना उद्योग धंधा विकसित करने पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि मुफ्त का माल उड़ाने की आदत बन गई थी और जिहादी कल्चर के कारण दूसरे देशों से भी निवेश पाकिस्तान में आना बंद हो गया। लेकिन जब अमेरिका का मकसद अफगानिस्तान में पूरा हुआ तो अमेरिका वहाँ से निकल गया और फिर जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा था वह मदद भी बंद हो गया। फिर अब पाकिस्तान जाए तो जाए कहाँ। अब फिर सिलसिला हुआ कर्ज लेकर देश को चलाने का। अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन चीन सामने आया, क्योंकि चीन को ज़रूरत थी पाकिस्तान की कि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग कर सके। पाकिस्तान को चीन ने भारी मदद की और सीपैक एक परियोजना भी चलाया और सीपैक परियोजना पर फिर चूंकि आतंकी कल्चर वहाँ था, जिहादी कल्चर था, जब उसके सीपैक परियोजना में कार्यरत चीनी इंजीनियर्स और अन्य लोग मारे जाने लगे और पाकिस्तान को यह देखा चीन ने कि यह जो कर्ज चीन दे रहा है पाकिस्तान को, उसको लौटा देने की स्थिति में भी पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग मुफ्तखोरी के आदत में लगे हुए हैं। इसलिए चीन ने भी दो कारणों से कि सीपैक पर हमले हो रहे थे और दूसरा पाकिस्तान की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ रही थी, तो फिर कर्ज लौटा कैसे पाएगा। इसके कारण चीन ने भी अपने हाथ मोड़ लिए और उसके बाद आया कोरोना काल। इस कोरोना काल में तो और बुरी तरह से चीन फंस गया और पाकिस्तान भी, इसलिए स्थिति और जर्जर हो गई। आज स्थिति यह है कि अब पाकिस्तान को कर्ज देने वाला भी कोई नहीं। इसी कारण आज की परिचर्चा में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की अगर यही स्थिति रही तो पाकिस्तान दिवालिया होने से पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। फिर भारत से लड़ने का इस आर्थिक स्थिति पर ख्वाब देखना ही छोड़ दे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।